कल हम लोगों ने ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था नेट लॉस वाला, और हम लोगों को शुरू करना है ये छोटे से 2 टॉपिक, और आज करने इसके अनसोल्ड। ये इन केस देयर आर मोर देन वन। मैं एक बार पहले 2-3 चीज़ पढ़ा के फिर एक बार थोड़ा ओवरव्यू देके फिर क्वेश्चन शुरू करूँगा। जल्दी से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन केस देयर आर मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर, मतलब ये चीज़ डिस्क्लोजर बेस्ड चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका ये कहना है कि आप जो डाइल्यूटिव एंड टू डाइल्यूटिव वाला नाटक करते हो ना, वो आप हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर को लेके अलग अलग करो। मतलब कि 4 पोटेंशियल इक्विटी शेयर है हमारे हिसाब से। डिबेंचर कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, शेयर्स कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, शेयर वारंट कन्वर्ट होंगे, और एक लोन तो आया नहीं अभी तक, ठीक है। इसॉप कन्वर्ट होगा किसमें? शेयर्स में। तो ये कह रहे हैं 4 है ना ये, तो चारों का पोटेंशियल इक्विटी शेयर अलग अलग आप इंपैक्ट दो। चारों को इंडिविजुअल बताओ कि इसकी वजह से डाइल्यूटिव, इसकी वजह से डाइल्यूटिव, इसकी वजह से नॉन डाइल्यूटिव, इसकी वजह से डाइल्यूटिव। ये इनका ये मानना है। तो एक साथ नहीं देना है हम लोगों को डाइल्यूटिव, मतलब उससे ये बढ़िया भी चीज़ है। इससे आपको ये पता चलेगा कौन सी चीज़ ज़्यादा डाइल्यूटिव है, कौन सी चीज़ ईपीएस को ज़्यादा गिरा रही है, और जो मोस्ट डाइल्यूटिव है वो ऊपर लिखो, जो लीस्ट डाइल्यूटिव है वो नीचे लिखो। ये डिस्क्लोजर बेस्ड चीज़ है, लेकिन हमें याद रखनी है। पढ़ो जरा। इन कंसिडरिंग वेदर इक्विटी शेयर आर डाइल्यूटिव और नॉट डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है, मतलब एंटी का मतलब समझ रहे हो ना तुम। डाइल्यूटिव मतलब तो इनकम को कम करेंगे और लॉस को बढ़ाएंगे, और एंटी डाइल्यूटिव मतलब इनकम को बढ़ाएंगे और लॉस को कम करेंगे। कल बात हो गई थी। तो वो डाइल्यूटिव है या नॉट एंटी डाइल्यूटिव है, ये ईच सीरीज के लिए देखना है हमें। कैसे देखना है? रादर देन एग्रीगेट, मतलब इसको एग्रीगेट ना देखकर ईच सीरीज के लिए देखना है। कैसे देखना है? ईच सीरीज के लिए। और इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? जो मोस्ट डाइल्यूटिव है रैंक 1, और उसके बाद जो लीस्ट डाइल्यूटिव है उसकी लास्ट रैंक, ऐसे रैंकिंग में जमाना है, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अभी मान लो आपका बेसिक ईपीएस आया 50 लाख अपॉन 1 लाख 50, कितना आया? अब मान लो आपके 3 प्रकार के पोटेंशियल शेयर्स है। एक तो डिवेंचर कन्वर्ट होंगे किसमें? इक्विटी में। एक प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होंगे किसमें? इक्विटी में। एक शेयर वारंट कन्वर्ट होंगे किसमें? इक्विटी में। अभी सब चीज़ों को अभी वो मान के कि इनकी वजह से जो रिसोर्स पे जो फर्क आएगा क्या आएगा, अभी उसको कोई फर्क नहीं आएगा, डिवेंचर में आएगा बस। तो मान लो इससे हमारा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा 5 लाख से, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे हमारे कितने भी ले लो, कितने लूँ, 10 लाख, 1 लाख तो ऑलरेडी है ना ये, तो 70,000 से हमारे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर में हमारी जो डिविडेंड की सेविंग होगी वो होगी 3 लाख की, और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे 30,000 से, 30,000 से। और इसमें हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे 1 लाख से, और इक्विटी में कोई फर्क, रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं डाइल्यूटिव ईपीएस कैसे निकालूंगा? 3 बार निकालूंगा, हर एक का इम्पैक्ट अलग अलग दूंगा। तो पहले मैं 50 लाख में मेरी इंटरेस्ट की सेविंग 5 लाख हुई, आफ्टर टैक्स ही है, वो जो टैक्स वैक्स माइनस करते हैं ये सब अभी समझाने के लिए। 50 और 5 55 लाख, और नीचे इक्विटी शेयर 1 लाख में 70 लूंगा तो 1.7, बताओ 32.35। अब डाइल्यूटिव नंबर 2, फिर 50 में मैं ये लूंगा 3 लाख, तो कितने होंगे? 53 लाख, और नंबर ऑफ शेयर 30,000 से बढ़ाऊंगा 1.3, 40.76। अब फिर डाइल्यूटिव निकालूंगा ईपीएस, तो इस बार 50 लाख में ये तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, और नंबर ऑफ शेयर 1 लाख से 2 लाख हो गए। तो प्यारे बच्चों, पहले ईपीएस कितना था? एक सुर में बोलो, ये तीनों डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव? क्योंकि तीनों ईपीएस को सबसे ज्यादा कौन कम कर रहा है? तो रैंक 1, उसके बाद ये नहीं, ये हाँ 50 से 32, ये रैंक 2 और ये रैंक 3, ऐसे दिखाना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स विल बी शोन सेपरेटली नॉट एग्रीगेटली। बोलो तो, एंड उसका इफेक्ट डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है ये भी अलग अलग दिखाना है। डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है ये भी अलग अलग। ये हो गया, ये लिख लो, लिखना हो तो।
ये तो फोटो ले लो या जो करना हो कर लो, जल्दी चलो। नेक्स्ट ग्रुप पे डाल देना। तो हर एक को अलग अलग दिखाना है। रीस्टेटमेंट तो कर ही रहे हम लोग, ये हम लोग दोबारा से दिखा रहे हैं, ये रीस्टेटमेंट ही तो है। तो ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस शेयर, बोनस की वजह से, शेयर स्प्लिट की वजह से, डिक्रीज की वजह से कुछ भी चेंज आता है, तो आपको बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सारा वापस से निकालना है। इसी को तो रीस्टेटमेंट बोलते हैं। तो रीस्टेटमेंट तो हम कर ही रहे हैं। हम लोग बोनस शेयर को क्या करते हैं कि इस साल अगर बोनस शेयर दिए हैं तो उसका इफेक्ट पिछले साल भी देते हैं। इस साल तो देना ही देना है, पिछले साल भी देते हैं। तो यही तो है रीस्टेटमेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं? रीस्टेटमेंट। और लास्ट आता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, एन एंटरप्राइज बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड, मैंने तुम्हें कहा था फेस पे दिखाना है, ये रहा, अंडरलाइन कर लेना। नेट प्रॉफिट के साथ में इसको दिखाना है ऑल पीरियड में। ऑल पीरियड मतलब करंट ईयर और प्रीवियस। तो इसको डिस्क्लोज करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, इनफैक्ट अगर ये नेगेटिव है, कोई साल में नेट प्रॉफिट नेगेटिव भी होता है तो ईपीएस भी नेगेटिव आएगा, स्टिल इसको प्रेजेंट करना है फेस ऑफ पीएनएल। जैसे पीएनएल निकाला ना आपका, नेट प्रॉफिट निकला, वहीं पर निकालना है ईपीएस, बड़े बड़े अक्षरों में दिखाना जरूरी है। डिस्क्लोजर आप पे छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार मोटी मोटी बातें वापस बता दूं। पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है, अभी 3-4 बार बोला तो याद हो गए हैं तुम्हें, हटा दो। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कौन से ऐसी चीजें हैं जो रिसोर्स में चेंज नहीं लाएगी लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज लाएगी। वो है बोनस इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर का बोनस एलिमेंट बराबर पूरा याद रखना, शेयर स्प्लिट और रिवर्स शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट मतलब सब डिवीजन और रिवर्स शेयर स्प्लिट मतलब 100 के शेयर को 10 का बनाना या 10 के शेयर को 100 का। तो अगर मैं 100 के 10 का बनाऊंगा तो 10-10 के 10 शेयर दे दूंगा और 100 का ले लूंगा, और 10 को 100 का बनाऊंगा तो 10-10 के 10 ले लूंगा और एक 100 का दे दूंगा। शायद मैं दोनों में एक ही बात बोल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ही बोलिए। चलो, तो सब डिवीजन हो या कंसोलिडेशन हो, इससे रिसोर्स पे कोई फर्क। रिसोर्स माने नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ता या कम होता, ये एक अलग चीज है। इसकी वजह से आपको क्या करना है, बेसिक ईपीएस पे भी आपके फर्क आएगा, ना सिर्फ इस साल के बल्कि पिछले साल। तो अपन लोगों ने क्वेश्चन करे, कैसे करें कि इस साल का अपन जब ईपीएस निकाल रहे हैं बेसिक ईपीएस, तो हम क्या कर रहे हैं, उस बेसिक ईपीएस में तो प्लस माइनस कर ही रहे हैं नंबर ऑफ शेयर को, लेकिन पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर में भी प्लस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एस कहता है ऐसा। इसी को रीस्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन अपन ने इसमें बोनस के क्वेश्चन करे, राइट शेयर के करे, सब डिवीजन या कंसोलिडेशन के नहीं करे। मैंने एग्जांपल से समझा दिया था क्योंकि ये देते नहीं, इंस्टीट्यूट देता ही नहीं है, किसी की शीट में ही नहीं मिलेगा तुम्हें, ना एमटीपी आरटीपी में एक भी क्वेश्चन नहीं है सब डिवीजन या कंसोलिडेशन का। आ जाए तो याद रखना, घबरा मत जाना, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाना है, कोई उतनी बड़ी बात। नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाना है नीचे, क्योंकि रिसोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस साल ही नहीं बढ़ाना है, पिछले साल भी बढ़ाना है। ये राइट में भी याद रखना है, बोनस में भी याद। सामने देखो, 2 मिनट रिवीजन आपके लिए हो रहा है। अब बोनस शेयर में तो क्या करना है आपको, वो राइट फ्रॉम बिगनिंग मानना है, तो उसमें वेटेड एवरेज करने की जरूरत नहीं। लेकिन राइट शेयर को जब इशू करे हैं उतने ही मंथ के लिए लेना है। राइट शेयर को जब इशू करें, जैसे अगर आपका साल जनवरी से दिसंबर है और राइट शेयर 1 अप्रैल को इशू करें, तो राइट शेयर 9 महीने के लिए ही लेने और बाकी के शेयर 3 महीने के लिए लेने। ठीक है, ये याद रखना। राइट शेयर में सिर्फ उसका जो राइट का एलिमेंट है वो निकालने के लिए हमें 2-3 स्टेप याद रखनी है। स्टेप 1, पहले हमें थ्योरेटिकल प्राइस निकालना है। थ्योरेटिकल प्राइस क्या? थ्योरेटिकल प्राइस क्या कि आप ये देखो कि ये शेयर अगर मैं मार्केट में लेने जाता तो कितने का मिलता, और बोनस शेयर मिलता तो कितने का मिलता, दोनों को प्लस कर दो और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उससे डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड, तो एक शेयर की एक थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगी। इसको नाम ही थ्योरेटिकल दिया गया है क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई प्राइस है ही नहीं, ये तो हमने अपने जुगाड़ से निकाली, जुगाड़ प्राइस। अब फेयर वैल्यू जो भी है, थ्योरेटिकल प्राइस को फेयर वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपका बोनस एलिमेंट आ जाएगा जो 1 से ज्यादा ही आएगा, 200%। क्या आएगा? तो वो जितना भी आया 1.05 आया, उस बोनस एलिमेंट को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करवा दो। क्या कर दो? तो आपको पता जाएगा बोनस शेयर कितने, उतने से बोनस शेयर माने जाएंगे। तो अगर मान लो, सुनो आपका आंसर आया 1.05 और आपके नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 1.05 कर दो तो 1,05,000 आ जाएंगे। तो जैसे ही डिनोमिनेटर आएगा तो वो 1,05,000 आएगा। तो 1,05,000 मतलब 5,000 से नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। तो जैसे बोनस में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी वही हुआ, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए 5,000 से ऊपर, रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे ईपीएस चेंज हो जाएगा पिछले साल का भी और इस साल का भी। समझ गए? इसको भी साइड में रख दो। ये पढ़ा
और अपन लोगों ने डेट्स की चर्चा करी कि जो भी आप लोग शेयर्स लोगे या जो भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर लोगे उनकी डेट क्या लोगे। तो नंबर ऑफ शेयर की डेट क्या लोगे। अगर मान लो आपने शेयर दिए हैं, नॉर्मली इशू करे हैं, तो जिस दिन कैश रिसीव हुआ। अगर आपने कोई लोन के बदले में शेयर दिए हैं तो जिस दिन इंटरेस्ट सीज हो गया। अगर आपने कोई सर्विसेज के बदले में शेयर दिए तो जिस दिन आपने सर्विस रेंडर दी। अगर आपने कोई एसेट वगैरह एक्वायर करी है उसके बदले में शेयर दिया है तो द डेट ऑफ एसेट एक्वायर्ड, मतलब डेट ऑफ इशू नहीं लेना, डेट ऑफ हलचल लेनी है कि जिस भी चीज से शेयर दिए गए हैं वो चीज कब हुई है, वो ये हम लोगों ने डेट की चर्चा करी। सामने देखो, हाँ बेटा, अमालमेशन की बात करी। अमालमेशन में अगर आपने ट्रांसफरी, बेटा मनीष एकदम सीधा बेटा एकदम, अगर आपने ट्रांसफरी कंपनी को शेयर दिए हैं तो अमालमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो डेट क्या लेनी है, डेट फ्रॉम बिगनिंग। और अमालमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, उल्टा बोल दिया, सॉरी, डेट ऑफ परचेज में आपको लेना है डेट ऑफ एक्विजिशन। और अमालमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, 5 कंडीशन पूरी हो रही है तो राइट फ्रॉम बिगनिंग, मतलब वेटेड एवरेज करते वक्त जो हम मंथ लेंगे वो राइट फ्रॉम बिगनिंग लेंगे। ये भी हमें याद रखना है। डेट ये हो गया, बोनस की बात बता दी, राइट की बात बता दी, इसकी बात बता दी। पोटेंशियल इक्विटी शेयर तुम्हें याद ही है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर से ईपीएस क्या होता है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट कब होता है, जब अर्निंग, आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाए या लॉस बढ़ जाए। और अगर रिवर्स हो रहा है तो वो शेयर क्या है, एंटी डाइल्यूट। ये आपको डाइल्यूटिव या एंटी डाइल्यूटिव सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, कल हमने क्वेश्चन किया उसमें उसने ओवरऑल ईपीएस भी निकाला, लेकिन डाइल्यूटिव या नॉन डाइल्यूटिव के लिए एक वर्ड लिखा उसने, व्हेन एंड ओनली व्हेन। अगर इस पोटेंशियल इक्विटी शेयर को मैं डाइल्यूटिव या एंटी डाइल्यूटिव तभी बोलूंगा जब ये मेरे ईपीएस को कम ज्यादा कर रहा है थ्रू कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव का जो टैग देना है वो सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में देना है। आप अपने लिए पूरा ईपीएस निकाल लो जो कल इसने करा, लेकिन उसके अंदर ये मत देना कि ये डाइल्यूटिव है कि नॉन डाइल्यूटिव है, क्योंकि एंटी डाइल्यूटिव आ ही नहीं सकता, डाइल्यूटिव ही आएगा। क्योंकि आप डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में लोगे, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में लॉस ही पड़े होंगे, जब लॉस पड़े होंगे तो वो आपके अर्निंग पर शेयर को कम ही करेंगे, बढ़ा कैसे सकते हैं। और एक तरफ तुम नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ा रहे हो पोटेंशियल की वजह से, तो दो तरफ दो धारी तलवार हो रही है, नीचे भी बढ़ रहा है और ऊपर प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ओवरऑल ईपीएस कम ही तो आएगा। तो उसके अंदर बताने की जरूरत ही नहीं है कि डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है, वो हमेशा डाइल्यूटिव ही आएगा, इसलिए उसको कंसीडर। तो भैया मेरे साथ ये बोल दो कि ईपीएस को डाइल्यूटिव या एंटी डाइल्यूटिव डिस्क्लोज करने के लिए प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को कंसीडर करना है। ये भी एक बात पढ़ी हमने। फिर ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी डेफिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन और पोटेंशियल इक्विटी शेयर, जिसमें पोटेंशियल की तो आप सबको याद है। कौन से होते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट, ESOP, ठीक है, ESOP के अंदर जो ऑप्शन देते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताई थी मैंने आप लोगों को कि जो शेयर वारंट है, शेयर वारंट के अंदर आप लोग डाइल्यूटिव पोर्शन कैसे निकालोगे। तो मैंने कहा था कि अगर आपने किसी को शेयर वारंट दिए हैं तो आपने वो जिस भी रेट पे दिए हैं उससे मल्टीप्लाई करो और मार्केट रेट से डिवाइड करो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यही शेयर अगर मैं मार्केट में देता हूँ तो कितने शेयर इशू करने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ 1 लाख शेयर आ रहे हैं और मार्केट में कम ही आएंगे, 75 आ रहे हैं, तो 25,000 इसका डाइल्यूटिव पोर्शन है। तो आप जो नंबर ऑफ शेयर में ऐड करते हो ना वो 25 ऐड करना, 75 या 1 लाख मत लेना, ना 1 लाख लेना है ना 75 लेना है। जबकि शेयर ऑप्शन कितने दिए मैंने, 1 लाख दिए, वारंट कितने दिए मैंने, 1 लाख, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए 1 लाख। कल मैंने आपको कहा था, लेकिन फिर बोल रहा हूँ, 1 लाख पूरे के पूरे डाइल्यूटिव। इनका उद्देश्य समझो, उद्देश्य रटो मत, इनका पर्पस क्या है, इनका ये पर्पस है कि ये फ्री की चीज निकालकर ये बताना चाहते हैं कि ये फ्री की चीज की वजह से मेरे दूसरे शेयर होल्डरों को कितना नुकसान हो गया, बेचारों का ईपीएस कितना गिर गया। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 लाख मैंने पूरे फ्री में दिए हैं तो मैं गलत कह रहा हूं। बोनस में मैं कह सकता हूं 1 लाख पूरे फ्री में दिए, लेकिन शेयर वारंट सुनो, शेयर वारंट अगर मैंने तुम्हें 1 लाख दिए भी तो मैंने तुमसे 15 रुपए लिए भी, तो 1 लाख इंटू 15 मैंने तुमसे 15 लाख लिए। अब ये 15 लाख अगर मैं मार्केट से रेस करता तो 20 में देता तो मुझे वहां शेयर इशू करने पड़ते 75, लेकिन यहां मैंने 1 लाख इशू कर दिए, तो इसका मतलब मैंने 75,000 25,000 शेयर फोकट दिए। तो डाइल्यूटिव किसकी वजह से हो रहा है, ये 25 की वजह से। लॉजिक समझो, लॉजिक। तो इनका ये मानना है कि ये तुम्हें ये दिखाना चाह रहे हैं
ये एस वाले कि कंपनी फ्री की रेवड़ियां बांट बांट कर तुम्हारी अर्निंग कितनी कम कर देती है, बताओ शेयर होल्डर को, ताकि उन्हें पता चले, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता। अगर कंपनी बोनस शेयर दे रही है कि फ्री है, राइट शेयर दे रही है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम रुपए में दे देंगे, तो ये भी फ्री नहीं है। तो उनको बताओ कि फ्री क्या है, कितना फ्री है, और उस फ्री की वजह से उनका बेसिक ईपीएस कितना नीचे आ जाता है। पर्पस ये है, पर्पस समझो, एएस लाने का उद्देश्य ये है। ये मोटी मोटी सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। 4 तो ऑब्जेक्टिव है, 5 ऑब्जेक्टिव है, यहां से शुरू हो रहे हैं। देखिएगा जरा, इन द फॉलोइंग फॉर द पर्पज ऑफ वेटेड एवरेज निकालने। अरे तो डेट का क्वेश्चन है यार, इसमें क्या लेंगे, एक्सचेंज ऑफ डेट, जिस दिन डेट रिसीवेबल है, कैश रिसीव हुआ, ठीक है। कन्वर्जन में डेट ऑफ कन्वर्जन, एक्सचेंज में जिस दिन लाइबिलिटी सेटल हुई, रेंडरिंग ऑफ सर्विस में जिस दिन सर्विस रेंडर दी, इंटरेस्ट में जिस दिन इंटरेस्ट सीज हो गया, इंटरेस्ट सीज हो गया, एक्विजिशन में जिस दिन एसेट एक्वायर करी। पढ़ लो, यही हो गया, देख लो, एक जना देख लो कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑप्शंस हैव बीन ग्रांटेड बाय एबी लिमिटेड टू एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दिए हैं, दे वेस्ट इक्वली ओवर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए हमने उनको वेस्टिंग पीरियड दिया है, मतलब एंड 20% ईच ईयर, मतलब हमने उनको कहा है 5 साल है तुम्हें स्टॉक ऑप्शन लेने के लिए, ESOP लेने के लिए, और तुम 20% हर साल एक्सरसाइज कर सकते हो, तो 5 साल में पूरे 100% हो जाएंगे, 20, तो हमने उन्हें ऐसा ऑप्शन दिया है। कब ऑप्शन विल वेस्ट ओनली इफ द एम्प्लॉय इज स्टिल एम्प्लॉयड। ऑप्शन तभी दिया जाएगा जब आप हमारे कंपनी में रहोगे। अभी जोमेटो जो इस वो ला रहा है, उसमें आईपीओ ला रहा है, उसमें 320 करोड़ उसने ESOP दिए हैं, ठीक। कहाँ आया, स्विगी का है, जोमेटो का है, स्विगी का है पक्का, तो फिर मैं लेकिन जोमेटो का भी आया क्या, पहले आ गया, हाँ, तो फिर अभी स्विगी का होगा। इसमें 320 करोड़ वो लोगों ने ESOP दिए हैं। अब उसमें जो डिलीवरी बॉय है वो तो बार बार चेंज होते रहते हैं, एम्प्लॉय तो वही है उनके, सबसे बड़े एम्प्लॉय तो उनको मिला है, सबको जितने भी डिलीवरी बॉय है, तो वो लोग अगर जुड़े हुए हैं तो उन्होंने यही कंडीशन रखी है कि अगर जिस दिन आप ESOP एक्सरसाइज करोगे, सीधी सी बात है, मतलब वो पास्ट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। तो अगर मान लो मैं स्विगी में 5 साल से डिलीवरी बॉय था और अभी छोड़ा है मैंने, तो मुझे नहीं मिलेंगे, तो मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं 5 साल था, 10 साल था, उस दिन आप मेरे एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए। मेरे दोस्त लोग बता रहे थे कि जो लोग ये स्विगी विगी के एम्प्लॉयज़ में टच में हैं, मैनेजर उससे बातचीत कर कुरा के, क्योंकि वो लोग थोड़ी लेंगे 8,000 10,000 12,000 की कोई सैलरी वाला बंदा है, वो कहाँ शेयर वेल लेगा, क्योंकि घर के खर्चे पूरे हो जाए बहुत है, तो उनकी आईडी पे ये लोग उठा लेंगे सब ESOP में शेयर, क्योंकि अभी तो अलॉटमेंट मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट में 3-4 झटके लगे हैं अभी बहुत ज़बरदस्त। कुछ कंपनियों का वैल्यूएशन नीचे गया है, ठीक है, बहुत नीचे गया है। एक तो बहुत रिनाउंड कंपनी थी जिसका भी IPO आया, और उसका इसका ही बजाज फाइनेंस का, उसका लिस्टिंग कम पे हुआ, तो लोगों ने धड़ल्ले से शेयर तो ले लिए, ठीक है, और उसमें मर रहे थे सब लोग। 15% ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे गया उसका, मतलब जितने पे भी वो लिस्ट हुआ है ना, उस पर जो उनको उम्मीद थी उससे 15% और नीचे गया है वो, जितना उन्होंने दिया है। तो भैया ये है कि ये बिल्कुल सट्टा ही है, लोग पागलों की तरह पैसे तो लगा रहे हैं। अब समझ में आएगा लोगों को कि हर शेयर लिस्ट ज़्यादा पे, स्विगी में भी ऐसे झटके लग सकते हैं, ठीक है। ये जिन कंपनियों के प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट अच्छे हो तो छोटी छोटी कंपनियों का IPO भी आपको लाखों रुपए कमा के दे देता है, छोटी छोटी कंपनियों का, ठीक है। मैंने तुम्हें बता था ना, वो एक कंपनी है सरस्वती साड़ी डिपो, एक सिर्फ साड़ी का काम है उनका, 4 भाइयों की कंपनी थी और IPO आया उसका, उसके फाइनेंशियल इतने ज़बरदस्त थे, और उसका शेयर जो लिस्ट हुआ 60% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ पहले ही दिन, लिस्ट होते ही, मतलब 100 का है तो सीधा खुला ही 160 पे। तो जितने भी लिए थे 60 रुपये का क्लियर प्रॉफिट, 1000 का लॉट था, 60,000 का प्रॉफिट डे 1 पे ही, खुलते ही, ठीक है। फाइनेंशियल अच्छे थे, 4 भाइयों की कंपनी है, सिर्फ साड़ी बेचने का काम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, पूरा बनारस और उधर कानपुर में फैला हुआ है, बस यूपी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नहीं निकले, और 1980 से काम कर रहे हैं, और सिर्फ प्रॉफिट्स बहुत ज़बरदस्त है, और IPO लेकर आए और हिट हो गया। चलो खैर, तो आपने ऑप्शन दिया है कि आप 20% क्या करोगे हर साल। नाउ द ऑप्शंस विल वेस्ट ओनली इफ द एम्प्लॉय इज स्टिल, अगर आप अभी कंपनी में हो तो ही मिलेगा आपको। इफ एम्प्लॉय लीव, अगर आप छोड़ देते हो तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। द ऑप्शन दैट हैव वेस्टेड। नाउ AB लिमिटेड इंक्लूड ओनली द वेस्टेड ऑप्शंस इन डाइल्यूटेड EPS। देखो इन्होंने कहा है कि भैया हमने अगर मान लो 1 लाख एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया,
और कहा है कि आप रहोगे तो ही आपको देंगे। तो 1 लाख में से अगर 20,000 वेस्ट हुए, मतलब 20,000 लोगों ने शेयर ले लिए ESOP में, तो हम उस 20 को ही डाइल्यूटेड में पोटेंशियल इक्विटी शेयर मानेंगे, बाकी 80 को नहीं मानेंगे। तो बताओ कंपनी की पॉलिसी सही है कि गलत? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर मैंने तुम्हें 1 लाख के ऑप्शन दिए, ऑप्शन है ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम खरीदो नहीं तो मत खरीदो। तो अगर तुमने 20 खरीदे, जैसे इसने दिया है, स्विगी ने दिया है, जोमेटो ने दिया है, तो जिनको दिया है उनके एम्प्लॉय देखो किस तरह के, वो कहाँ से लेंगे? 10-12 हज़ार सैलरी उनकी, तो उसमें से नहीं भी लेंगे बहुत सारे। तो इसने कहा है कि जो ले रहे हैं ना, वेस्टेड है, उन्हीं को हम डाइल्यूटेड ईपीएस में इंक्लूड करेंगे, पूरे को नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर ये सिर्फ उतने को ही मान रहे हैं जितने ऑप्शन वेस्ट हुए हैं, पूरे को नहीं मान रहे। तो बताओ कंपनी पॉलिसी सही है कि नहीं है? बिल्कुल पूरे को मानना चाहिए। वेस्टेड हो गए तो बाद में पता चलेगा। आज जब आप ईपीएस निकाल रहे हो, डाइल्यूटेड ईपीएस, तब तो 1 लाख पूरे ही लोगे, तो ये पॉलिसी सही, आपको पूरे को लेना चाहिए। एक बार रीड करते हैं। पढ़िएगा पहले, पोटेंशियल इक्विटी शेयर की डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो आराम से। ऑप्शन इंक्लूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, विच जो हम एम्प्लॉय को देते हैं कि आपको आपके रेम्यूनरेशन के बदले में आपने जो हमारी कंपनी को इतनी अच्छी सेवाएं दी है, रात को 12 बजे तक भी खाना पहुंचाया है, उसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? ESOP दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ESOP। और उसके अंदर हम लोग उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कंसीडर करते हैं। अब करंट मेथड जो अभी कंपनी ने अडॉप्ट किया है वो AS 20 के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस में आपको सारे ऑप्शंस लेने चाहिए जो डाइल्यूटिव है, इररिस्पेक्टिव के सामने वाले ने वेस्ट इन किया या नहीं किया, मतलब एक्सरसाइज किया के। क्योंकि जिस दिन आप खड़े हो उस दिन तो आपने 1 लाख पूरे इशू करे ना, वो ले ना ले वो बात की बात है। अब उसमें से 20,000 लैप्स हो जाएंगे तो अगले साल 80 लेना, फिर 20 लैप्स हो जाएंगे अगले साल 60 लेना। आज आपको पता, अगर आज ही आप 20 लोगे तो आपको कैसे पता 20 वेस्ट करेंगे? ठीक है, तो जब आपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन करनी है तो पूरे को ग्रॉस पे करनी है, ना कि सिर्फ ऑप्शंस वेस्टेड को लेकर। तो ये पॉलिसी कंपनी की सही नहीं है। नेक्स्ट, सेवन हो गया, 8th जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोनस शेयर की क्या काउंटिंग होती है? नहीं, अलग क्वेश्चन है, रुक जाओ एक मिनट। बोनस इशू को और शेयर इशू एट फुल मार्केट प्राइस, शेयर इशू एट फुल मार्केट प्राइस मतलब नॉर्मल शेयर, राइट शेयर भी नहीं है, ये नॉर्मल है। क्योंकि राइट शेयर होता तो ऐसा बोलता कि हमने एग्जिस्टिंग को दिया है, ये बोला है मार्केट में दिया है, तो मार्केट में तो नॉर्मल शेयर होते हैं, एक तरीके से IPO FPO, जो हमने किस पे दिया है? फुल मार्केट प्राइस पे दिया है, तो नॉर्मल शेयर। तो ये कह रहा है बोनस शेयर में और नॉर्मल शेयर में डिफरेंटली क्यों ट्रीट किया जाता है? क्या डिफरेंट ट्रीट किया जाता है भैया? सबसे मेन डिफरेंट तो इसमें ये होता है डेट का। अगर आपने नॉर्मल शेयर 1 जुलाई को इशू किए तो आप 1 जुलाई से दिसंबर लोगे, अगर दिसंबर मेरा साल है और मार्च मेरा साल है तो 1 जुलाई से मार्च। लेकिन बोनस शेयर आपने 1 जुलाई को भी दिए तो भी आप उसे 1 अप्रैल से लोगे। दोनों की डेट में सबसे बड़ा फर्क है। बाकी क्या फर्क है? और एक फर्क ये है कि बोनस शेयर से रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे पड़ेगा, ठीक है, मतलब उससे भी क्या पड़ेगा, बस नेट प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उसे इशू करके कैश रिसीव होगा। तो आपको वो डेट लेनी है जिस दिन कैश रिसीव हुआ। और बोनस शेयर में आपको नॉर्मल ओपनिंग से ही लेना है, उसमें कोई मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने करी भी नहीं है बोनस शेयर में। यही फर्क है। एक बार पढ़ लो आप लोग, फिर मेरे को नीचे ऊपर होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग अब यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं, बराबर से ध्यान से सुनते जाना। जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में किए हैं मोस्टली वही वाले हैं, 1-2 शायद कुछ नए हैं, ठीक है, तो अच्छे से सुनते जाना। राइट इशू, बोनस इशू, शेयर ऑप्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, डाइल्यूटिव, एंटी डाइल्यूटिव, वो सब चीज़ें जो अभी रिवाइज कराई है क्यूमुलेटिवली काम आएंगी, ठीक है। और ये वीडियो हमारे रिवीजन पर्पज से भी बहुत काम कर रहेगा, क्योंकि इसमें सब मेन बातें भी बता दी है और क्वेश्चन भी अब सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखना। एक लिस्टेड कंपनी है, उसके 10 लाख शेयर है और 1 रुपये का एक है। कहाँ मिलते हैं ऐसे शेयर? तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर है, वो भी 10 रुपये का है, तो 1 करोड़ कितने हो गए? वैसे प्रेफरेंस शेयर से हमें मतलब नहीं है, EPS इक्विटी शेयर के लिए निकलता है सिर्फ, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से कोई मतलब नहीं है हमें। हाँ, डिविडेंड का मतलब है, वो भी डाइल्यूटिव वगैरह में, बाकी
ईपीएस बेसिक ईपीएस में उसका कोई अभी लेना देना नहीं है। अब देखो कंपनी का शेयर अप्रैल, अरे ये अप्रैल से साल शुरू हो रहा है तो मार्च में खत्म होगा। किसी ने पूछा था ना सर ये बार बार जनवरी दिसंबर क्यों ले रहा है, तो ये अप्रैल भी ले लिया इसने। तो साल कब शुरू हो रहा है, अप्रैल, तो खत्म कब होगा, मार्च। तो ये है अप्रैल से, अप्रैल 11 से मार्च 12, क्या है, और इन्होंने प्रॉफिट कमाया है आफ्टर टैक्स कितना, 90 लाख। कितना लाख। और इसी साल जनवरी में, मतलब साल खत्म होने के पहले इन्होंने एक बोनस शेयर दिया है 1:2, 2 के बदले में 1। और ये शेयर जो दिसंबर में आउटस्टैंडिंग थे, मतलब ये वाले, इनको दिया है 2 के बदले में 1 बोनस। पहले क्वेश्चन बराबर पढ़ लेना, जल्दबाजी मत करना। 1 जनवरी को हमने 2 लाख नए शेयर भी इशू करे हैं। अभी इस साल हमने 2 लाख नए शेयर भी दिए हैं। कितने रुपए का एक है, वही 1 रुपए का, लेकिन मार्केट प्राइस कितनी है, 7.6, तो प्रीमियम पे दिया है 6.6 का प्रीमियम। इशू कब करें, 1 जनवरी को। और 31 मार्च को इनका क्लोजिंग प्राइस ये है। क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्लोजिंग प्राइस से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है एज सच, ठीक है। क्या काम आता है, किसी में हमने क्लोजिंग प्राइस काम में लिया, वो तो हम इन्वेस्टमेंट पढ़ते थे तो वहां आता था कि भाई कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के अंदर, बाकी इसमें तो चैप्टर में कोई काम आता नहीं है हमें क्लोजिंग प्राइस। अब आपको बताया गया है कि बेसिक ईपीएस पिछले साल का इतना था 62.3, पिछले साल का ये था 62.3। बच्चों मेरी बात सुनो, इस साल अगर बोनस दिया है तो इस साल की वजह से पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट होगा। क्या होगा, भूल मत जाना कुछ भी। आपको बताना है बेसिक अर्निंग पर शेयर जो हम 31 मार्च 12 को इस साल दिखाएंगे, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर। ये ना भी बोलता तो मैं कंपैरेटिव फिगर करता ही। और आपको बताना है बोनस शेयर को, और अबे पागल है क्या, ये ऊपर भी तो पूछा इसने, ये सेम सवाल इसने ऊपर पूछा, देखो कि वाई बोनस शेयर एंड शेयर इशू एट मार्केट प्राइस को डिफरेंट ट्रीट करते हैं। वही डेट वाली बात कि बोनस शेयर में तो बिगनिंग से लेते हैं और उसको जब से इशू करें तब से लेने हैं। तो ये पॉइंट तो काट दे, हम अभी पढ़ा हमने, इसका तो सेम आंसर आएगा। अब तुम बोर्ड पे देखोगे, चिन्नू इधर देख ले बेटा। पहले देखते हैं, ये तो 11-12 की बात हो रही है ना, तो पहले देखते हैं व्हाट इज द बेसिक ईपीएस ऑफ 10-11। 10-11 का चेंज होगा ना, तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। आपने बेसिक ईपीएस मुझे दिया है 62.3, दिया है नहीं दिया, और नेट प्रॉफिट आपने मुझे नहीं दिया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर दिए आपने। कितने हैं, 10 लाख। 10 लाख को उधर ले जाओ तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 6 करोड़। 6 करोड़ यहाँ तक समझ में आया होगा, तो ही आगे बढ़ूंगा। क्या करा, क्या है मैंने, ईपीएस का फॉर्मूला दे रखा था, नेट प्रॉफिट निकाला है। क्यों निकाला है ये, क्योंकि ये ईपीएस रीस्टेट होगा ना, तो रीस्टेट करने के लिए फिर मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट तो चाहिए था ना मुझे, तो वो लेना पड़ेगा मुझे। तो इधर देखो, अब मैं करूंगा रीस्टेटमेंट। क्या करूंगा, बोर्ड पे देखना प्लीज। अब मैं निकालूंगा बेसिक ईपीएस, वही 10-11 का, बोनस को कंसीडर करने के बाद, आफ्टर कंसीडरिंग बोनस। कर चुके हैं ये क्वेश्चन अपन, बराबर से देखना। प्रॉफिट तो वही लूंगा 6 करोड़ 23 लाख। बोर्ड पे देखो, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है, बोनस कितने दिए मैंने, 2 के बदले में 1, 10 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 5 लाख। तो यहां ले लूंगा मैं 10 लाख प्लस 5 लाख, मतलब 15 लाख। कितने लाख, 15 लाख। डिवाइड करो, अर्चिता सिंगल, ये मैंने बोनस शेयर 5 लाख लिए, इसमें डेट का वेटेड एवरेज वगैरह नहीं करना। दे रखी है ना, दे रहा ना, 1 जनवरी को। बोनस में डेट नहीं लेते, बिगिनिंग से करते, राइट फ्रॉम, इससे कुछ भी नहीं करना। ये क्लियर हो तो आगे बढ़ूं मैं। ये पिछले साल का ईपीएस खिसक गया मेरा। पिछले साल कितना था,
कितना हो गया, लेकिन ये डाइल्यूटिव नहीं है। डाइल्यूटिव तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से होते हैं, और बोनस पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं होते। बोनस तो इसी साल दिए मैंने। ये है रीस्टेटमेंट। क्या है ये जबरदस्ती के नाटक कि बोनस इस साल दिया है तो इस साल का ईपीएस तो गिरेगा ही गिरेगा, पिछले साल का भी दोबारा बताओ कि 62 से गिरा थोड़ी है, पिछले साल वालों को तो 62 के हिसाब से मिल गया होगा डिविडेंड। लेकिन ये तो दिखाना है भाई, ये इसके नाटक है तो दिखाना है, समझ गए। इसको पोटेंशियल मत बोल देना, यहाँ पे डाइल्यूटिव फाइल्यूटिव लिख के मत आ जाना। है डाइल्यूटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बोनस की वजह से पिछले साल का ईपीएस चेंज हो गया। बोलो, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़े, रिसोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे आऊं मैं। अब इस साल का बेसिक ईपीएस निकालता हूं। इस साल का बेसिक ईपीएस फॉर 2011 एंड 12, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन मेरे को है ना, इसमें है ना, मैंने बोनस भी दिए हैं और नए शेयर भी इशू करे हैं। तो जो नए शेयर इशू करे हैं उनका वेटेड एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर दूंगा सब, थोड़ा आंखें एकदम जमाए रखना। इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है ये बताओ मुझे। 90 लाख। ये तुमने देखा इनके साथ जो 6 करोड़ से जो गिरे हैं, कितना गिरे हैं, गजब ही गिरे हैं, ठीक है। 6 करोड़ से 90 लाख। अब नीचे इधर देखो, तो क्या करूं, तो उसका डिविडेंड तो लेस करो। उसने आफ्टर नहीं दिया क्या, सिर्फ आफ्टर है। हाँ करो फिर करो। पिछले में क्यों नहीं किया याद है ना मुझे, क्योंकि मैंने ईपीएस से ही सीधा मल्टीप्लाई किया था, तो वो वही नेट प्रॉफिट आता जो मुझे चाहिए। यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला है। कितना है डिविडेंड, 1 करोड़ और 8 लाख, 8% मतलब, तो 8 लाख 82 लाख। ये और कम हो गया। अब इधर देखो, नंबर ऑफ शेयर थे मेरे 10 लाख, है ना पहले, और उसमें 5 और आए, तो वो प्लस हो गए 5। और ये तो मैं पूरे साल के लिए लूंगा, इसमें कोई डिस्काउंटिंग, मतलब इसमें कोई नाटक नहीं करना। और जो मैंने 2 लाख इशू किए हैं, ये मैंने इशू किए 1 जनवरी में, इसमें मैं 3 महीने के लिए लूंगा, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मेरा साल मार्च है। तो इंटू 3/12, तो ये तो 15 लाख है, और ये करोगे तो कितना होगा, 50 लाख। तो ये 15/50 हो गया। तो 82 डिवाइड बाय 15/50 करो, 5.29। बहुत बदतर हालत हो गई। 62 से 5 रुपए पे ईपीएस आ गया, ठीक है। तो इस कंपनी का डायरेक्टर एकदम से सिद्धार्थ बन गया होगा। देखिएगा यही आ रहा है क्या, आ गया हो। एनी समस्या, फोटो लेगा, कौन सा 5? 10 लाख तो शेयर है, और 5 लाख भी शेयर है। यही 15 लाख पिछले साल भी लिए मैंने। इस साल नया क्या लिया मैंने, जो शेयर मैंने और इशू करे, लेकिन उनका वेटेड एवरेज करना है। बोनस का नहीं करते, लेकिन उसका तो करना है। तो 3 महीने का लिया उसको, तो वो 2 लाख के शेयर 3 महीने के हिसाब से 50,000 बन गए। कितने बन गए, 3 महीने के हिसाब से। बढ़िया क्वेश्चन था, सारे ही बढ़िया, ये सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है। 10th आपको फिर बेसिक ईपीएस निकालना है, बेसिक ईपीएस निकालना है। देखिएगा जरा, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 11 का। बच्चों मेरी बात सुनो, वैसे तो इसने यहाँ लिख दिया जनवरी से दिसंबर, ये ना भी लिखता तो मैंने कहा है अगर सिर्फ 11 बोलूँ और सिर्फ 12 बोलूँ, जनवरी से दिसंबर है, बोलना मत। वो कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर है, ठीक है। प्रॉफिट पिछले साल 20 लाख और इस साल 30 लाख। आपके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे वो थे 10 लाख राइट इशू देने के पहले। पहला बोनस का था, अब राइट का आ गया। राइट कितने, 1 फॉर एवरी 4, 4 के बदले में 1। तो 10 लाख डिवाइड बाय 4 इंटू 1 करोगे तो बोनस की राइट शेयर कितने दिए हैं, 2.5 लाख। राइट शेयर में फ्री में तो देता नहीं हूँ, तो कितने रुपए में दूंगा, 20 रुपए में, लेकिन मार्केट प्राइस से तो कम में ही दूंगा। तो उस समय जो लास्ट डेट थी एक्सरसाइज करने की, उस समय जो फेयर वैल्यू थी वो कितनी थी, मतलब मैंने आपको एक तरीके से 25 की चीज 20 में ली। इसमें वो थ्योरेटिकल वगैरह का नाटक आएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया, करे सामने देखो। सबसे पहले वर्किंग नोट 1, इसमें मैं निकालूंगा थ्योरेटिकल प्राइस, ठीक है। अपन चलते हैं सिंगल से, तो अपन कैसे चलेंगे कि अगर आप मुझे दे रहे हो 4 के बदले में 1, तो मैं मार्केट से 4 लाता तो कितने का पड़ता, 25 का।
तो मेरे को 1 मिलता, तो 1 कितने में मिलता, तो मेरी जेब में कितने हो जाते हैं 5, तो एवरेज प्राइस कितना आता 120 डिवाइड बाय 5। ये पहली बार नहीं कर रहे अपन, ये सबको याद है। अब मैं बोनस एलिमेंट इन राइट शेयर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, जो निकलेगा फेयर वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल प्राइस। फेयर वैल्यू कितनी है 25 और थ्योरेटिकल कितना है 24 से 25 काट दो। 4 के बाद क्या क्या है, हाँ तो 1.04, ठीक है। अब जिससे पूछू वो बताना। ये इतना तो हो गया। अब मैं खड़ा हूं 2011 में, ठीक है। तो पहले निकलेगा मेरा बेसिक, बताओ अभी बेसिक में क्या करूं मैं 2011 में विदाउट रीस्टेटमेंट। विदाउट रीस्टेटमेंट बोलना बोल, सीधे सीधे चलूंगा अभी तो 20 लाख डिवाइड बाय 10 लाख बिना कोई रीस्टेटमेंट के कितना आएगा 2। अब बेसिक ईपीएस आफ्टर रीस्टेटमेंट, तो ये तो 20 लाख ही लूंगा। यहां 10 लाख मल्टीप्लाई बाय बोनस एलिमेंट कितना आएगा 1.9, ठीक है। कितना आएगा 1. ये तो बात हो गई 11 की। अब 2012 में भी बेसिक ही निकल रहा है, डाइल्यूटेड लिखते ही नंबर कट जाएंगे। ये आफ्टर रीस्टेटमेंट है, ये इनका नाटक है कि बोनस भी करो तो पिछले साल में भी प्रभाव दो, और इस साल में तो आएगा ही, पिछले साल में भी दो, बट ये डाइल्यूटेड क्योंकि ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है, ये तो दे ही दिए ना मैंने और इसी साल दिए। चलो अब 2012 में से दो नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे। 2012 में नेट प्रॉफिट कितना है 30 लाख। कितना है, अब बोर्ड पे देखना, आपके पहले वाले शेयर थे 10 लाख, लेकिन उसमें भी बोनस एलिमेंट आएगा, ये हो जाएगा ये, और ये तो पूरे साल के लिए रहेगा, है ना, क्योंकि 10 लाख तो पहले के ही शेयर थे और अभी ये बोनस की वो करते नहीं अपन। लेकिन जो राइट शेयर दूंगा उसके लिए तो अपन मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। राइट शेयर कब दे रहा हूं मैं, बताओ मुझे। पूरे साल का भी ऑप्शन में बता दो, 1 साल का होगा। एक्सरसाइज की है, लेकिन राइट शेयर ऊपर पहली लाइन मेरे ऊपर नहीं जा सकता, मैं पहली लाइन पढ़ो तो इसमें नहीं है, किसका नाम है, ठीक है। तो फिर क्या करें यार, 31 मार्च ही है, तो फिर पूरे 2.5 लाख ही लेंगे। अरे यार इसका तो दिसंबर, अबे हाँ यार दिसंबर है ना, पागल हो गया तुम यार, मैं कह रहा हूँ यार मार्च में पागल हो गया, दिसंबर है ना, तो मार्च से लो ना अब 9 महीने, ठीक है। हाँ तो हाँ, मैं अगर आप ग्रॉस अप्रोच से चल रहे हो तो फिर इसको 3 महीने और उसको 9 महीने, नहीं तो ये पूरे 12 महीने के और वो 9 महीने के, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन तुम तो ऐसे ही चलो, ये हो गया, हाँ जैसे बताया वैसे ही चलो। नेक्स्ट, हाँ 10 लाख इंटू 1.04 ये है। अब मेरी बात सुनो, इसमें लूंगा मैं 3 मंथ, ठीक है, तो इंटू 3/12 M प्लस, ठीक है, और प्लस अब 12,50,000 पूरे लूंगा अब इस बार, ठीक है, 12,50,000 इंटू 9/12, तो ये नाटक और ये नाटक 11,97,500 और ऊपर नेट प्रॉफिट 30 लाख।
2.2 रुपये एग्जैक्ट। एक बार चेक कर लो। है ये 2.50 और एक ये भी ऊपर का चेक कर लो 2 और 1.92 सब ठीक है। कौन था ये? आगे बढ़े। चारुल क्या समझा रही है तू? तू तू दिलासा दे रही है उसे। 11 11वां प्रश्न आ रही हो तुम्हारा सामने। आपसे तुमने 5 नंबर 1 अप्रैल को एक कंपनी हैड 6 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी के पास कितने हैड है भाई? हैड पास्ट टेंस में चले गए थे। इनके पास कितने शेयर थे? और एक शेयर कितने का था? 10 रुपया नो। 5 वॉज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितने थे? 5 थे। और एक बात मैंने आपको बोली थी कि अगर पार्टली कॉल्ड अप हो तो उसे भी वो पार्टली पेड अप की तरह प्रोपोर्शनेट करना। ये बोली थी ये बात, याद रखना। नेक्स्ट, अब इन्होंने 1 सितंबर को, 1 अप्रैल को तो ये पार्टली पेड थे, लेकिन 1 सितंबर को ये फुली पेड हो गए क्योंकि आपने 5 रुपए कॉल्ड अप कर लिए, मंगा लिए। तो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता तो हम क्या करते? 6 लाख को तो पहले 5 रुपए से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 करते हैं, क्योंकि 5 रुपए का था ना, 10 रुपए का था शेयर, उसे 5 के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करते। पार्टली पेड में भी यही करते हैं और उसको 6 महीने के लिए करते। और फिर सितंबर से तो वो 10 का हो ही गया, तो फिर वो 6 महीने का अलग करते। ऐसे ही तो वेटेड एवरेज करते हैं 6 महीने का, फिर 6 महीने का नहीं, 1 सितंबर है ना तो अगस्त तक लेते, तो 5 महीने का ऐसे चलाते और 7 महीने का ऐसे चलाते। अगर ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता तो मतलब 6 लाख शेयर है, एक 10 का है, कॉल्ड अप ही 5 है, पेड अप की बात नहीं कर रहा, कॉल्ड अप मंगाए ही 5 रुपए हैं। मंगाए ही कितने हैं? पूरे 10 मंगाए नहीं। यशपाल तो सुन रहा है बेटा? मंगाए ही कितने हैं? 5। अब अगर मान लो 5 ही मंगाए तो मैं पहले 5 के हिसाब से चलता और उसके बाद फिर 10 के हिसाब से चलता, लेकिन वो 5 के शेयर को मुझे 10 का बनाना पड़ता। अरे 10 के शेयर को मुझे 5 का बनाना पड़ता। कैसे बनाता मैं? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 दिए आपने और एक शेयर 10 का है तो डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, 3 लाख हो जाते हो। 6 की जगह कितने हो जाते हैं? और फिर 3 लाख को वही मंथ की कैलकुलेशन करता, और यहाँ पे पूरे 6 लाख पे मंथ की कैलकुलेशन, क्योंकि ये फुली पेड अप है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट क्या आया कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 60,000 शेयर थे, इसने 5 नहीं दिए, तो ये मरे ने पहले वाले तो दे दिए थे, लेकिन ये वाले 5 पे नहीं करे हैं। और नेक्स्ट नेट प्रॉफिट जो है वो 21,96,000 है, बाकी तो अपन कर लेंगे। नेट प्रॉफिट ये है आफ्टर डिविडेंड, मतलब डिविडेंड को कंसीडर करने के, माइनस मत कर देना, माइनस मत कर देना, उसने ऑलरेडी डिविडेंड माइनस आफ्टर कंसीडर, मतलब कंसीडर करने के बाद आपको निकालना है बेसिक ईपीएस। क्या निकालना है? अरे इसको सॉल्व, इसमें जितना अपन को समझ में आ रहा है तो सिर्फ मंथ की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बाकी तो सिंपल है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं 6 लाख शेयर इंटू 5 डिवाइड बाय 10, ये तो बन रहा है 3 लाख। और ये 3 लाख शेयर रहे मेरे पास कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर से तो मामला चेंज होगा, 5 महीने के लिए, तो 5 बाई 12, 1,25,000 ऐसे करूंगा। अब नंबर 2, अब मेरे शेयर 6 लाख है लेकिन फुली पेड अप है, लेकिन उसमें से 60 ने अभी भी पैसे नहीं दिए, तो एक काम करूँ 60 को अलग ले लूँ और 5,40 को अलग ले लूँ। तो इधर देखो 5,40,000 शेयर पे जो रिमेनिंग 5 थे वो आ गए, ऐसे करूंगा तो इंटू 5, और कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 जनवरी। कोई डाउट है बेटा? सही है, सही है, सॉरी मैंने एक्चुअली वहां पे जो 6 लाख लिए थे वो 5 ही महीने के लिए लिए थे, तो अब जो बचे हुए शेयर है उस पे भी मेरे पास 5 ही महीने के लिए आएगा। हाँ अरे हाँ, सॉरी,
इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं 60,000 शेयर जो पैसे नहीं आए सिर्फ उनके लिए करूंगा, ठीक है। ये तो टोटल जो शेयर है वही लूंगा 7 मंथ के लिए। 540 इंटू कितना आएगा 3,15,000। और थर्ड नंबर पे अपने वो 60 के लिए करूंगा। जो 60,000 शेयर है उन्होंने मुझे कितने दिए हैं, 5 ही दिए हैं। तो उन्होंने मुझे 5 दिए हैं, लेकिन देने चाहिए उनको 10, तो डिवाइड बाय 10 करके इसको प्रोपोर्शनेट करूंगा। हाँ रुक जाओ ना यार। और अब इसकी मंथ की कैलकुलेशन कितनी करूंगा, 7 मंथ के लिए। तो कितना आएगा 17,500। तो टोटल जो मेरे वेटेड एवरेज शेयर्स आएंगे 4 लाख, और जो मेरा ईपीएस आएगा, नेट प्रॉफिट है मेरा 21,96,000 डिवाइड बाय 4,57,500, 4.8। आगे क्लियर है। इसमें हमें दो चीज सीखने को मिली। एक तो शेयर पार्टली पेड अप भी हो और पार्टली कॉल्ड अप भी हो। कंपनी ने पैसे पूरे मंगाए भी नहीं थे और पैसे पूरे आए भी नहीं थे। हमने पूरे पैसे मंगाए नहीं थे क्योंकि हमारे 6 महीने तक 5 महीने तक तो हमने सिर्फ कितने रुपए मंगाए थे, 5 रुपए। तो हमने उसको उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर लिया। और बाकी के जो 60,000 शेयर थे उन्होंने पैसे दिए भी नहीं, और 540 से पूरे पैसे नहीं दिए। तो ये 540 से जो पैसे दिए ये तो पूरे साल ही दिए हमें, ठीक है, मतलब पूरे पैसे दिए इन्होंने। तो इसमें हम लोगों को कोई पार्टली पेड वगैरह करने की जरूरत नहीं थी, सीधे शेयर ले लिए। अच्छा, ये सब करके निकाले भी हमने शेयर्स ही है। अब मोटा मोटा देखूं ना मैं, तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि कंपनी के पास टोटल 6 लाख शेयर थे, उसमें से 60,000 ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन स्टिल वो फॉरफिट नहीं हुए अभी तक। तो शेयर कैपिटल में तो 6 लाख आ रहे होंगे, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में वो 6 लाख कितने बन गए, 4,57,500। ये हुआ इसका मतलब कि हमारे बैलेंस शीट में जब देखोगे तो शेयर अभी भी 6 लाख है, क्योंकि 60,000 ने पैसे नहीं दिए लेकिन मैंने फॉरफिट नहीं किए उसे। तो अभी भी शेयर तो कितने हैं, 6 लाख। लेकिन ईपीएस की कैलकुलेशन में वो 6 लाख कितने बन गए, 4,57,500। सारा वेटेड एवरेज का इफेक्ट देने के बाद। भाई सुन रहा है तू, क्या हो गया तुझे, तबीयत खराब है क्या? हाँ, तो तू ऐसे इधर उधर से डाउट कैसे सोल्व होगा? मतलब फिफ्टी परसेंट एक मिनट रुक जाए, क्वेश्चन कर लेंगे फिर बताना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 30 लाख। और बेसिक ईपीएस कितना है आपका, बच्चों प्लीज बात मत करो, कितना है 5। 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर है कितने के, 50,000। भैया कन्वर्टेबल डिबेंचर पोटेंशियल इक्विटी शेयर यहाँ डाइल्यूटेड आएगा। ये क्या होते हैं, डाइल्यूटेड होते हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से आएगा। पोटेंशियल कितने हैं, 4, भूल मत जाना। कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट और ESOP में जो ऑप्शन, ये होते हैं डाइल्यूटेड। चलो, हर डिबेंचर को कितने शेयर देंगे, 10। बच्चों डाइल्यूटेड में मेरा रिसोर्स भी चेंज होता है। डाइल्यूटेड में मेरा, मैं नेट प्रॉफिट में जो डिविडेंड में डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहा था अब नहीं दूंगा, प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड दे रहा था तो वह ऐड होगा, याद है ना। ऊपर रिसोर्स भी क्या होगा, चेंज, और नीचे नंबर ऑफ शेयर भी क्या होंगे, चेंज। चलो, आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, भमा भम हो जाएगा ये क्वेश्चन एकदम। नेट प्रॉफिट दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं, बेसिक ईपीएस दे रखा है। तो इधर देखो, बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ये है आपका 5 और नंबर ऑफ शेयर है आपके 30 लाख। तो नेट प्रॉफिट इधर से जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा 1,50,00,000 लाख। कितना लाख, अब निकलेगा डाइल्यूटेड ईपीएस। यहाँ देखो, डाइल्यूटेड में मैं नेट प्रॉफिट भी लूंगा प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, और इसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह तो है नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, अगर इसमें प्रेफरेंस भी जोड़ देता मैं, अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर भी होते और वो भी डाइल्यूटेड होते तो उसके लिए डाइल्यूटेड ईपीएस फिर निकालता। अभी आते ही समझाया है
कि हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इंपैक्ट इंडिविजुअली देना है, एग्रीगेटली नहीं देना। बोलो, हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इंपैक्ट इंडिविजुअली देना है, एग्रीगेटली। और उसमें फिर जो ज्यादा डाइल्यूटिव हो उसकी रैंक 1 और जो लीस्ट डाइल्यूटिव हो वो रैंक लास्ट। और ज्यादा डाइल्यूटिव कौन होता है? जो ईपीएस को ज्यादा गिरा दे, जो मेरे ईपीएस को ज्यादा गिरा दे। नेक्स्ट, नीचे लूंगा मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ऐसे ही करता हूं बच्चों। फॉर्मूला लिख के आना, बार बार लिखना, एक ही क्वेश्चन आएगा वैसे भी। 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख है, 50 लाख का 12% 6 लाख, और 6 लाख में से टैक्स हटा देना 4 लाख। कैसा मतलब उभर के आ रहा है, ज्ञान देखो तो सही, नजर ना लग जाए तुम्हें किसी की। ठीक है, ये आ गया। और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 30 लाख। और पोटेंशियल 50,000 डिवेंचर को मैं 10 शेयर दूंगा तो 5 लाख ये हो गए, तो ये हो गए 35 लाख। 4.405 हो गया ये। चलो और है अल्फातिहा। एक और है साहब का